ओके, स्टार्टिंग विद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये बहुत इजी सा पार्ट है और कई बार जब एग्जाम में आता है तो 4-5 मार्क है ना फ्री के देके जाता है, एकदम फ्री के। तो यू शुड नॉट मिस दिस। अच्छा, नाउ इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए हम लोगों ने सीधा मॉड्यूल ही खोला है। अब मॉड्यूल में जो ये चैप्टर है ना, ये काफी ज्यादा पेजेस का चैप्टर, तो यू नीड टू मेक श्योर कि ये चैप्टर में खो नहीं जाना है। नाउ लेट मी टेल यू सीएसआर में एक्चुअली में क्या क्या चीजें। सीएसआर में हम लोगों को एज अ सीए स्टूडेंट क्या एप्लीकेबल है, ओनली एंड ओनली अ गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग, सिर्फ यही एप्लीकेबल है। उसके अलावा यही सीएसआर है ना, आईपीसीसी में लॉ के अंदर ये सीएसआर के प्रोविजंस थे, जहाँ सिखाते थे एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, सीएसआर कमिटी फॉर्म करना पड़ेगा, वो कमिटी फॉर्म करने के बाद किस तरह से कैसे कंपनी फॉर्म होगा, बहुत सब डिटेल्स किसमें था, वो लॉ में था। अपने अपने एस्पेक्ट को लेके इंस्टीट्यूट ने बहुत कुछ दिया है यहाँ पे, बट एवरीथिंग इज नॉट रिलेवेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड देयरफॉर आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू ऑल दोस प्रोविजंस। व्हाट वी गोना स्टडी, हम सब वो चीजें पढ़ लेंगे जो आईसीआई के क्वेश्चंस को कवर कर ले हुए, एंड दे आर गुड टू गो विद दैट। ठीक है। ऑल्सो कुछ नए सम्स भी तो वो हम देख लेंगे, कुछ हल्के फुल्के अमेंडमेंट थे वो भी देख लेंगे, दैट्स इट। बाकी आई बिलीव ये जो अमेंडमेंट भी होंगे इस मॉड्यूल में कवर हो चुके होंगे, नए वाले मॉड्यूल का ही अपन ने डाउनलोड किया है इसके। चैप्टर और देखिए इसने कितना कुछ दिया है यहाँ पर। डेफिनेशन अपने कोई काम का नहीं है। देख सेक्शन 135, पता है ये सेक्शंस कहाँ थे, आईपीसीसी के अंदर थे। रोल ऑफ सीएसआर कमेटी, रोल ऑफ बोर्ड, ये कुछ अपने काम का नहीं है फिलहाल। नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन करने का भी कोई इतना दिक्कत नहीं होता है, अपने को सिर्फ एवरेज करना होता है, तो ये सब लॉ का पार्ट है। कौन कौन सी एक्टिविटी परमिसेबल है ये भी अपना कोई पार्ट नहीं है, तो काफी कुछ इन्होंने दिया। कुछ चलते हैं। This is our first important point to be studied. Which company to perform social corporate social responsibility, कौन कौन सी कंपनी को परफॉर्म करना जरूरी है। तो एज पर सेक्शन 135 कौन कौन सी कंपनी को करना जरूरी है। टू एवरी कंपनी मीटिंग द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया है, अगर वो पूरे होते हैं तो हमको सीएसआर करना जरूरी है। तो क्राइटेरिया कहाँ है, और ये अभी आएंगे अब तुम्हारे क्राइटेरिया। दीज आर क्राइटेरिया, नहीं अभी तक दिया नहीं, आगे देखा हूँ। ये रहे क्राइटेरिया। इधर मतलब क्या है, कोई भी कोई भी कोई भी कोई भी एक ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड है इन कंपनी 2013, जिसका नेटवर्थ या तो 500 करोड़ टच भी होगा या उससे ज्यादा है, 1000 करोड़ या उससे ज्यादा का टर्नओवर है, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा का या उतना भी है, ऐसी कंपनी को सीएसआर बिकम्स एप्लीकेबल। तो हम इसको याद कैसे करेंगे, हम याद करेंगे ये क्या लिखा है, हाँ क्या लिखा है 5500। तो अब इसको कैसे याद करेंगे अपन, अब वी विल राइट हियर 5, then what we write 1000, then 500। तो बस इसको इस तरह से याद करना है, 5500। तो फाइ का क्या चेक करना है, फाइ का नेट प्रॉफिट चेक करना है,
1000 का क्या चेक करना है, 1000 का टर्नओवर चेक करना है, और 500 का क्या चेक करना है, 500 का नेट वर्थ चेक करना है। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट थिंग व्हिच वाज इम्पोर्टेंट। ये मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये सब कब चेक करना है, ड्यूरिंग इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, आप ध्यान से एक बात सुनिए, यहाँ पे ना बहुत बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। इस साल, हाँ दीपा, इस साल मुझ पे एप्लीकेबल है या नहीं, इसके लिए मुझे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के ये फिगर्स देखते हैं। बोले आज अभी जो अपना ईयर है मार्च 21 का ईयर है, मार्च 21 के का जो फाइनेंशियल है वो चेक करना है, और ये कोई भी क्राइटेरिया मीट होता है तो मुझे 21-22 के अंदर सीएसआर पे खर्चा करना है, सीएसआर पे खर्चा करना है, सीएसआर पे खर्चा करना है उस साल के। लेकिन एक बार मैं सीएसआर करने के लिए एलिजिबल हो गया ना, अब अगर मुझे दोबारा सीएसआर से बाहर निकलना है कि मेरे पे सीएसआर एप्लीकेबल ही ना हो, इसके लिए मुझे 3 साल तक, मेरे 3 साल तक प्रीसीडिंग ईयर्स में किसी भी साल में मेरे पे सीएसआर की एलिजिबिलिटी नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा 20-21 के अंदर क्या हुआ था, 20-21 के अंदर मेरे पे एप्लीकेबल था, तो मैंने 21-22 में क्या किया, सीएसआर कंप्लाई किया। अब सपोज कर 22-23 में गया मैं, जब 22-23 में गया तो क्या देखा कि मार्च 21 के अंदर मेरी लिमिट से नीचे था, तो कहना है इसे कि मेरी कंपनी को सीएसआर एक्सप्रेस नहीं करना, यस आई कैन से नहीं करना। लेकिन कहना है इसे मेरी कंपनी पे सीएसआर एप्लीकेबल ही नहीं है, आंसर इज नो। क्या नो, यहाँ दो बातें हैं, इज सीएसआर एप्लीकेबल और इज सीएसआर नीड टू बी कंप्लाइड, ये दो बातें हैं। एप्लीकेबल का मतलब ये होता है उनको सीएसआर कमेटी बनाना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। खर्चा करने की बात कब आती है, जब पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ा होगा तब। तो खर्चा कब करना है, जब लास्ट ईयर रिकॉर्ड तोड़ दिया तब। लेकिन मेरे को इस प्रोविजन से ही बाहर निकलना है, मेरे को बोलना है मैंने जो कमिटी बनाया ना सीएसआर, मेरे को कमिटी बंद करना है। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, पिछले प्रीसीडिंग 3 साल में देख, अगर एक भी साल लिमिट क्रॉस नहीं हुआ ना, जा तेरे को माफ किया, निकल जा, सेक्शन से बाहर निकल जा। लेकिन हो सकता है एक साल टर्नओवर हुआ, एक साल नहीं, एक साल हुआ, एक साल नहीं, इन दैट केस आई कैन नॉट मूव आउट ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, जिस साल नहीं हुआ उसके नेक्स्ट ईयर खर्चा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सेक्शन मेरे तलवार सिर पे खड़ी रहेगी, मतलब सीएसआर कमेटी बनी हुई पड़ी रहेगी। ठीक है इतना, ये बच्चे होते कंफ्यूज बहुत पॉइंट। एक क्वेश्चन नंबर 2 पर, एबीसी लिमिटेड इज अ कंपनी व्हिच हैज नेट वर्थ ऑफ 200 करोड़। नेट वर्थ कितना होना चाहिए था अपने होने के लिए, 500 करोड़ का 200। ओके, इसके बाद मैन्युफैक्चर का था रबर पार्ट, ठीक है, द सेल्स ऑफ द कंपनी अफेक्टेड विद नो डिमांड ऑफ दिस प्रोडक्ट, रिक्वायर फाइनेंशियल, ठीक है। ये मेरा करंट ईयर का प्रोजेक्शन है, ठीक है। मेरे को देखना है प्रीसीडिंग ईयर नेट प्रॉफिट कितना है, 8.5। ओ 5 से ऊपर चला गया ना, टर्नओवर तो नीचे है 1000 से, लेकिन ये तो मोर देन 5 है, तो मेरे को इस साल सीएसआर भरना पड़ेगा। ठीक है, does ABC has obligation to form CSR committee as is applicable to this criteria is not satisfied in the current financial year। देख ये जो साल है ना करंट फाइनेंशियल ईयर, इसमें तो बाहर, इसमें तो दिक्कत नहीं है, इसको तो, इसमें तो कम है ना इसका, तो शायद नेक्स्ट ईयर नहीं भरना पड़ेगा, इस साल तो भरना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या इस पे एप्लीकेबल ही नहीं है इस साल से, तो क्या वो कमिटी बंद कर देवे, अपन क्या बोलेंगे, नहीं भाई पिछले 3 साल देख। और अगर तो इस साल से भी देखती है तो ये 3 साल देख, इन 3 साल में क्रॉस हुआ है ना लिमिट, तो बोला बाबा सेक्शन से बाहर नहीं निकल सकता, तो ये जो सीएसआर कमेटी बंद करने की बात कर रहा है ना बाबा, नॉट पॉसिबल, बंद नहीं कर सकता कमेटी। ठीक है, ये रोल ऑफ कमिटी, ये सब कुछ काम का नहीं है अपने, बोर्ड क्या करेगा अपने को क्या करना है।
अच्छा ये देखिए नए पॉइंट्स हैं, नए पॉइंट से पहले पुराना पॉइंट देख, पुराना पॉइंट क्या होता था। अच्छा पता है सीएसआर खर्चा कितना करना पड़ता है? अगर प्रीसीडिंग ईयर में आपने लिमिट क्रॉस कर दिया ना, तो आपको जो सीएसआर खर्चा करना पड़ेगा वो होगा सीएसआर इफ एप्लीकेबल एक्सपेंस टू बी 2% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या ऊपर डेफिनेशन में लिखा है, ठीक है, 2% ऑफ नेट प्रॉफिट का खर्चा करना पड़ेगा। जब नहीं किया तो बहुत हैवी कंप्लायंस, बहुत हैवी पेनल्टी से नहीं किया तो जब 2% का खर्चा करना पड़ेगा। अब कभी कभी क्या होता है ना, कंपनियां 2% खर्चा करती नहीं है। Let's take all the situation in the same question itself. सपोज मेरी ही कंपनी है, 2% खर्चा करना था, खर्चा किया नहीं, 1.5% खर्चा किया, तो कहने से शॉर्टफॉल हो गया खर्चा का। क्या वो शॉर्टफॉल जो खर्चे का हो गया, क्या मैं कैन आई क्रिएट प्रोविजन फॉर दैट खर्चा? लेट मी कम टू आवर नोट्स। कितना खर्चा करना पड़ता है? 2% ऑफ प्रॉफिट। केस 1 लेते हैं, केस 2 लेते हैं, केस 3 लेते हैं। सपोज से 2% का मतलब होता है उसका टर्नओवर कुछ भी होता हो, अपना अमाउंट निकल के आ रहा है 100 करोड़, इतना खर्चा करना था उसको। तो केस 1 क्या हुआ? केस 1 में ये हुआ कि उसने 150 करोड़ खर्चा कर दिया। मतलब कहने से इसने कंप्लायंस किया कि नहीं किया? कर दिया ना? किया। बट कहने से कंप्लायंस के अंदर उसने 50 करोड़ एक्सेस भर दिया, एक्सेस खर्चा कर दिया। क्या ये एक्सेस का बेनिफिट इसको नेक्स्ट ईयर मिलेगा क्या? मतलब नेक्स्ट ईयर जो लाइबिलिटी आएगा उसमें से 50 खर्चा कम करे तो चलेगा क्या? मतलब ऐसा नेक्स्ट ईयर बेनिफिट मिलेगा क्या? ये पहला क्वेश्चन। सो बिफोर द अमेंडमेंट इट वाज कि जो एक्सेस आप भरोगे ना, कुछ क्लेम नहीं मिलेगा अगले साल। तुमने क्यों किया एक्स्ट्रा? मत करो, नहीं मिलेगा। डिपार्टमेंट वाज वेरी रिजिड, नहीं मिलेगा। लेकिन अब कंपनी बोलता है अरे यार कोविड आया, मेरे को बहुत खर्चा करने का मन है, मेरे को बहुत कुछ मन है, और तुम मेरे को तुम अगर मेरे को बेनिफिट नहीं दोगे खर्चे का, व्हाई वुड आई डू दैट एक्सपेंसेस? आई वोंट डू दैट। गवर्नमेंट को एहसास हुआ यार बात तो सही बोल रहा है बंदा, करने देते हैं ना, अगले साल कम कर देगा, क्या फर्क पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हम अलाउ करेंगे, जो आपने एक्सेस भरा है ना वो आप नेक्स्ट ईयर के लिए क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अमेंडमेंट। पहले ऐसा अलाउ नहीं था, अब अलाउ कर दिया है। ऑल्दो ये कंपनी का जजमेंट है, कंपनी खुद चेक करेगी कि जो एक्स्ट्रा खर्चा किया है ये वॉलंटरी ऐसे ही खर्चा किया है या और सीएसआर सोच के ही खर्चा किया है, तो वो तो बट अब हर बंदा नेक्स्ट ईयर क्लेम करेगा। केस 2 की बात करते हैं। 100 करोड़ करना था और 100 करोड़ ही खर्चा किया, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। केस 3 की बात करते हैं। 100 करोड़ करना था टू बी एक्सपेंस, बट एक्सपेंस किया कितना मालूम है? सिर्फ 70 करोड़। तो डेफिशिएंसी कितना बच गया? 30 करोड़। इसका क्या? फर्स्ट क्वेश्चन, क्या कंपनी सीएसआर का एक्सपेंस का प्रोविजन बना के इसको भी बच सकती है कंप्लायंस से? तो स्टैंडर्ड क्या सीएसआर का जो प्रोविजन है वो कहता है नहीं, तुम नॉर्मली प्रोविजन नहीं बना सकते, नॉर्मली प्रोविजन नहीं बना सकते। लेकिन
लेकिन लेकिन नाउ जो अमेंडमेंट नया निकल के आया ना, उसने बोला जितना डेफिशिएंसी है ना, चेक करो ये डेफिशिएंसी क्यों है। अगर तो ये डेफिशिएंसी इसलिए है कि तुम्हारा नेक्स्ट ईयर बड़ा खर्चा होने वाला है CSR पे। लेट्स से एग्जांपल कि तुम स्कूल बना रहे हो गरीबों के लिए, तो वो भी CSR एक्सपेंस में मीट होता है। ये साल तुम्हारा पूरा लग गया सिर्फ आर्किटेक्ट करने में, ड्राइंग बनाने में, सब करने में, उसका खर्चा बहुत कम आया, लेकिन नेक्स्ट ईयर खर्चा बहुत बड़ा आने वाला है, तो जेन्युइनली मेरा खर्चा कम आया ना यार। इसकी बात किया यहाँ पे, बात किया ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट बोला आप चेक करो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट का क्या है आपका हिसाब किताब। तो हमने चेक किया तो क्या मालूम पड़ा, सर ये जो 30 करोड़ कम हुआ है ना, इसमें से 20 करोड़ तो इस प्रोजेक्ट पे खर्चा होने ही वाला है अभी अगले साल के अंदर अंदर। तो वो कम से कम अलाउ करो मेरे को, कंप्लायंस किया ऐसा मान के चलो। बोला ठीक है इसके लिए बना लो प्रोविजन। अभी भी कितना कम बच गया, 10 करोड़। This 10 crore is what? This is pure deficiency. लेकिन बोला अगर पता है दीपा, इतने स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है नए कंपनी एक्ट के अंदर, अगर ये 10 से तुमने खर्चा नहीं किया ना, पता है पेनल्टी कितना है? डबल द अमाउंट ऑफ CSR, जितना कम पड़ गया उतना। मतलब ये 10 CR तो फिर भी खर्चा करना पड़ेगा, उसके अलावा इसका डबल पेनल्टी अलग। और जिसने कांड किया ना, उनको जेल यात्रा, जो डायरेक्टर्स थे जो जिसमें इन्वॉल्व थे, उनको जेल यात्रा भी हो सकती है और उनको पर्सनल फाइन भी लगाया जा सकता है। वो भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ लेंगे अपन, ठीक है, वो तो क्लैरिकल है। ये क्या था जो इम्पोर्टेंट। अब तू 10 करोड़ खर्चा नहीं कर पाई अगर दीपा, तो क्या करे। डिपार्टमेंट ने ऑप्शन दिया कि एक स्पेशल फंड में पैसा डाल दे और बच जाएगा। स्पेशल फंड से कुछ याद आ रहा है? PM के समझी, ये पिछले साल कोविड के टाइम पे अमेंडमेंट लेके आते हमने एक्ट के अंदर कि ठीक है तुम तो सब। क्या हुआ? क्या है क्या? स्पेशल फंड का नाम क्या बोले? PM केयर बोला मैं, तू कहाँ खोई है रे? अच्छा, वो दिख नहीं रहा है। दिखना क्या क्या, मैं ऊपर मुंह से पड़े? बोला। हाँ ठीक है। तेरा ध्यान कहाँ है, सो रही क्या? नहीं। लग तो ऐसा ही रहा है मुझे। PM केयर्स, ये PM केयर फंड चालू किया था ना, तो कंपनी को अब सिंपल है कि गवर्नमेंट ने क्या बोला, अरे तुम सब तो घर पे बैठे हो वैसे भी, कहाँ कम करोगे CSR, लाओ ये तो हमको पैसा दे दो। ये क्या एग्जांपल है PM केयर। मतलब एक्ट ने स्पेशल फंड का नाम लिया है, स्पेशल फंड में बहुत सारी लिस्ट है, इसमें से एक PM केयर फंड भी है, बहुत सारे अलग अलग फंड्स है। या तो आप उसमें डाल दो तो आप बच जाओगे, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है ना दीपा, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, इसका भी ऐसा नहीं कि तुमने प्रोविजन बनाया और मजे ले लिया ऐसे। गवर्नमेंट ने बोला अगर तुमको इसको भी कंप्लायंस किया ऐसा मानना है ना, तो इस पैसे को एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर करो। मतलब क्या करो, बैंक में जाओ, स्पेशल अकाउंट होता है बैंक में, वो अकाउंट खोलो और ये पैसा वहां डिपॉजिट करो, और जो वो खर्चा करना है नेक्स्ट ईयर, निकाल निकाल के वहां से खर्चा करो। सर व्हाट इफ नेक्स्ट ईयर खर्चा नहीं किया, उसके नेक्स्ट ईयर भी खर्चा नहीं किया, खर्चा कर ही नहीं रहे हम लोग, तो पब्लिक गवर्नमेंट क्या मान लेगा कि तुमने कंप्लाई नहीं किया, ठोकेगा तुम्हारा पेनल्टी तुमके तुम्हारे ऊपर। समझा? दिस इज एज गुड एज योर कैपिटल गेन का सेक्शन दीपा। इस साल तुमको कैपिटल गेन होता है, डिपार्टमेंट क्या बोलता है, 2 साल के अंदर नया घर ले लो तो बच जाओगे। अच्छा, हमने अगर तुरंत लिया तो वैसे ही बच गए। तुरंत लिया मतलब ये वाला एक्सपेंस तुरंत कर लिया, तुरंत खरीद लिया। नहीं खरीदा तो क्या बोला, ठीक है तुम एक काम करो, यू नीड 2 इयर्स का टाइम, डिपॉजिट करो इसको स्पेशल कैपिटल गेन टैक्स अकाउंट स्कीम अकाउंट के अंदर, और बाद में वहीं से पैसा निकाल लेना, तो भी तुम बच जाओगे, रिटर्न में दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा, वो भी तुमको नहीं करने का है तो देखिए अपना वो सेक्शन था 54 EC वगैरह सेक्शन था, जहाँ बोलते थे आप REC बॉन्ड में पैसा लगा दो, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में लगा दो पैसा, तुम बच जाओगे। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, स्पेशल फंड, वहां बॉन्ड पैसा लगा दो तो बच जाओगे, ठीक है। तो याद रहे, अगर आप ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का एक्सप्रो में नहीं डाल रहे हो या फिर आप स्पेशल फंड में नहीं डाल रहे हो,
तो फिर आप प्रोविजन नहीं बना सकते। मतलब प्रोविजन हैज टू बी वेरी जेन्यून। ऐसा नहीं खर्चा करूंगा तो कैसा नहीं, हैज टू बी वेरी जेन्यून। एंड सर कंपनी नहीं बनाया तो ऑडिटर साइन नहीं करेगा ना जब आएगा तभी। ऑडिटर विल चेक दिस कंप्लायंस, यू विल चेक दिस कंप्लायंस नेक्स्ट ईयर आफ्टर बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, अब ये तो हुआ ये, ठीक है। अच्छा, ये जो 50 करोड़ मैंने एक्स्ट्रा भर दिया ना, इसका क्या होगा? इट वुड बी एंट्री में क्या जाएगा? इट वुड बी प्री CSR एक्सपेंस। प्रीपेड हो गया ना ये खर्चा, ही उसमें चला जाएगा। ओके, तो ये प्रीपेड हो गया और ये एस्क्रो हो गया। बस यही दो चीजें हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और ये इन सब में अमेंडमेंट था। बाकी तो चीजें बहुत सॉर्टेड है। ओके, अच्छा तो ये एक अच्छा प्रोविजन लाया, ये भी नया है। ये प्रोविजन क्या कहता है? अगर आपका जो अमाउंट स्पेंड करना है ना कंपनी को, अगर वो एक्सीड नहीं करता 50 लाख से, अमाउंट स्पेंड है जो स्पेंड करना है CSR पे, वो जो 2% का अमाउंट है, अगर वो 50 लाख एक्सीड नहीं करता है ना, तो बोल दिया है कि आप चाहो तो CSR कमेटी मत बनाओ तो भी चलेगा। तो उस केस में क्या होगा, जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, वही सारा खर्चा कंप्लायंस करेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी हालांकि इसमें एक चीज और लिखी है, सपोज खर्चा 50 लाख से ज्यादा का है और आपको कमिटी बनाने बोल दिया। जब कमिटी बनाने बोल दिया तो उस कमिटी का कंडीशन है, उस कमिटी में ना एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होने चाहिए, और 3 में से एटलीस्ट एक होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगेन कुछ कंपनियां रोई कि सर हमारी कंपनी में तो ID एप्लीकेबल ही नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, ठीक है अगर तुमको ID एप्लीकेबल नहीं है ना, तो तुम बिना ID के भी 2 डायरेक्टर को लेके बना सकते हो कमिटी। ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज, मैंने ओवरऑल ना सब तरह से सब कुछ कवर कर लिया है, यहाँ वहाँ से सब कुछ कवर कर लिया है और तुमको सब पॉइंट सिखा दिया है। क्या पॉइंट तेरे लिए यहाँ पे बचेगा समझने और खुद से देखने के लिए? वो बचेगा, देखो जितने भी इलस्ट्रेशन है ना यहाँ पे, ये सब सॉल्व करने हैं, सिर्फ इलस्ट्रेशन और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इलस्ट्रेशन सॉल्व करने हैं। एंड एक वो कि पेनल्टी का अमाउंट क्या है वो यार एक बार देख लेना है। और आ गया, और बस जितना बताया ना उतना ही करना है। अगर क्वेश्चन में कुछ और नया आ रहा है जो लग रहा है कि मैंने पढ़ा है उसमें से नहीं है, तो मुझसे पूछ लेना है, बट और कहीं पे कुछ थियरी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सब फालतू है, एग्जाम के लिए कोई काम का नहीं अपने एग्जाम पे। अच्छा, ये एक चीज याद रहे, अगर कोई खर्चा कंपनी अपने यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रही है, उसको हम CSR नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी की आदत है कि मैं हर साल नए अपने प्रोडक्ट बनाता हूँ ना, तो उस नए प्रोडक्ट के ऊपर ना मैं सैम्पलिंग करता हूँ, फिर मैं बांटता हूँ एक एरिया को, और मैंने लिख दिया CSR एक्सपेंस। पागल है क्या? तेरा यूजुअल खर्चा है, काय का CSR? ये वाले केस में क्या हुआ है, नेपाल में अर्थक्वेक आया, कंपनी वहां जाके सस्ते में सामान बेचती है, और जो डिस्काउंट दिया ना, कंपनी बोलती है हमने CSR एक्सपेंस क्लेम किया इसका। ऐसा थोड़ी होता है बाबा, तो बिजनेस लेना वो तो नहीं मिलेगा। अच्छा सर, जो ये CSR में एक्सपेंस करते हैं, क्या वो एक्सपेंस रेवेन्यू नेचर के होने चाहिए या कैपिटल के भी हो सकते हैं? दोनों भी चलते हैं, रेवेन्यू भी हो सकते हैं, कैपिटल भी हो सकते हैं। अगर रेवेन्यू होते हैं, लेट मी राइट ओवर हियर फॉर सिंपलिसिटी, CSR expense can be, हेलो कहाँ गई?
एक मिनट। Should I continue or wait? एक मिनट, स्क्रीन चली गई थी। हाँ ठीक है। ओके ओके। एक्सपेंस रेवेन्यू भी हो सकता है, एक्सपेंस कैपिटल भी हो सकता है। अगर वो एक्सपेंस रेवेन्यू है तो पीएल में इम्पैक्ट करेगा, अगर वो एक्सपेंस कैपिटल है तो एसेट में चला जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि वो जो एसेट में चला जाएगा वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस एसेट से कोई इनकम आती है फ्यूचर में तो वो फर्म के मेन बिजनेस के इनकम का पार्ट नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली पीएल में जाके इनकम में ऐड तो होगी, मतलब जो 2% आएगा नेक्स्ट ईयर उसमें वो भी अमाउंट आ जाएगा। लेकिन इस एसेट पे हो सकता है आप डेप्रिसिएशन भी क्लेम करोगे। डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, कैन बी क्लेम्ड, बट उसको सीएसआर एक्सपेंस नहीं मान सकते। ठीक है, ऐसा नहीं एक्सपेंस किया तो मान दिया, नहीं, डेप्रिसिएशन क्लेम कर ले करना है, ठीक है, बट सीएसआर नहीं मान सकते। With this we are done with your CSR। इतना ही था CSR। ये शेड्यूल 7 याद करना, यही वो शेड्यूल है जिसमें लिखा है कौन कौन सी एक्टिविटीज कवर्ड है। ये ना इसको जस्ट रीड वंस, दोबारा नेवर रीड इट, दोबारा पढ़ ले कि क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं जो सीएसआर मान सकते हैं, बस रीड लाइक अ न्यूज़पेपर। ये कंट्रीब्यूशन टू पीएम केयर, नेशनल रिलीफ फंड, पीएम मिनिस्टर सिटीजन फंड, पीएम केयर फंड, ये सब स्पेशल फंड। ये सब अपन सॉल्व कर चुके हैं, बस खाली एक बार सॉल्व करना है खुद से, कुछ रहा तो मुझे पूछ लेना। ये इनकम वाला पार्ट भी बता दिया मैंने। ये जर्नल एंट्रीज है, ये सिंपल एंट्रीज जैसे अपन सीखते हैं वैसे ही एंट्रीज है। कैश में किया तो एक्सपेंडिचर टू कैश बैंक, काइंड में किया तो एक एक्सपेंस टू, बदले में जो भी काइंड में दिया है मैंने फ्री में वो, अगर फुली स्पेंड नहीं किया तो क्या होगा, जो दिया वो, और सीएसआर जो डिपॉजिट किया इस फंड में वो अमाउंट यहाँ पे आ गया, तो क्या है, ये प्रोविजन ही है जो फंड के नाम पे लिखते हैं अपन। फुली स्पेंड नहीं किया, इसमें प्रपोज अमेंडमेंट, तो क्या होगा, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, ये भी क्या था अपना प्रोविजन ही था कि भाई खर्चा करूंगा, तो एक्सपेंस तो पूरा क्लेम कर लिया और प्रोविजन में डाल के एक्सपेंस सेट ऑफ कर लिया। ये प्री स्पेंड, दिस इज प्रीपेड एक्सपेंस जो हुआ था ना वो अपने केस में, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड डेबिट टू कैश वैश जो भी है वो सब आ गया। अच्छा, इनकम टैक्स में ना, इनकम टैक्स में कभी भी सीएसआर अलाउ नहीं होता, 37 के अंदर डिसअलाउ हो जाता है हमेशा, ठीक है। तो ये ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, इनकम टैक्स पढ़ेंगे तभी, अभी इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। बस डिस्क्लोजर आ गया और तुम्हारा ये सब खत्म हो गया। और जो अमेंडमेंट शीट रहेगा ना इसका, वो ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया यहीं पे, 2 क्वेश्चन अमेंडमेंट के नए नए, तो मैं तेरे को शीट दे दूंगा, यू कैन वॉच इट ऑन योर ओन एज इफ यू आर वाचिंग दिस ओनली क्वेश्चंस एंड यू विल बी डन विद दैट, एवरीथिंग इज कवर्ड विद दिस स्मॉल प्रेजेंटेशन, ठीक है। कोई डाउट आए मुझे नेक्स्ट टाइम पूछना, फिलहाल इस क्लास को मैं